1857 में आज के इस व्याख्यान में हम 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना छल, कपट, शोषण से हुई थी। 1857 तक भारत में अंग्रेज़ों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ऊपरी तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो भारतीयों ने अंग्रेजी शासन को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वास्तव में शांत वातावरण के नीचे भयानक ज्वालामुखी धधक रहा था, जो डलहौजी के जाने के 1 वर्ष के भीतर ही फूट पड़ा। अंग्रेज़ों की शोषणकारी और प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरुद्ध सन 1857 के विद्रोह से पहले भी कई विद्रोह हुए। वेल्लोर में सेना का विद्रोह, कील विद्रोह, संथाल विद्रोह आदि, इन सब विद्रोहों को अंग्रेज़ों ने दबा दिया था, किंतु इन विद्रोहों ने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। 1857 का विद्रोह अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सबसे व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह के कई कारण थे, जिन्हें हम राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, इन बिंदुओं के आधार पर जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। इन सभी कारणों का सामूहिक परिणाम 1857 का विद्रोह था। इसमें हम सबसे पहले राजनीतिक कारण देखते हैं। विप्लव के अधिकांश कारण राजनीतिक डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से उत्पन्न हुए थे। डलहौजी ने गोद निषेध नीति से भारतीय जनता उत्तेजित हो उठी थी। विभिन्न भारतीय नरेशों और राजवंशों को समाप्त कर दिया गया। कुछ पर कुशासन का आरोप लगाकर अपहरण कर लिया गया। अवध का राज्य अंग्रेज़ों का सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र था, किंतु उसका भी अपहरण कर लिया गया, जबकि अवध के राज्य ने प्रारंभ से ही जैसा अंग्रेज़ों ने कहा वैसा किया था। इससे भारतीय राजे नाराज हुए। नरेशों और राजवंशों की समाप्ति का प्रभाव उन पर आश्रित विभिन्न वर्गों पर भी पड़ा। कर्नाटक, तंजौर, झांसी, इन सभी राज्यों के साथ अंग्रेज़ों ने जो व्यवहार किया, उससे जनता और राजा सभी क्रुद्ध हो उठे। मुगल सम्राट के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भी जनता क्रुद्ध हो उठी। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय एक दयालु और भावुक व्यक्ति था। देशी शासकों और भारतीय जनता के मन में मुगल सम्राट के प्रति आदर और श्रद्धा थी। अंग्रेज़ों ने उसकी प्रतिष्ठा पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। मुगल सम्राट को उन्होंने नजराना और सम्मान देना बंद कर दिया। सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया। इतना ही नहीं, मुगल सम्राट के उत्तराधिकारी के प्रश्न को खड़ा करके सम्राट और साम्राज्ञी की इच्छा के विरुद्ध उसके 8 जीवित पुत्रों में से सबसे निकम्मे पुत्र मिर्जा कोयास को युवराज घोषित कर दिया और कोयास को अपमानजनक संधि के लिए बाध्य किया, जिसके अनुसार वह दिल्ली का लाल किला खाली कर देगा, स्वयं को बादशाह नहीं कहेगा और 1 लाख के स्थान पर 15,000 रुपये मासिक पेंशन स्वीकार करेगा। मुगल सम्राट के साथ किए गए इस व्यवहार से अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष और विद्वेष का वातावरण पनपने लगा। विद्रोहियों ने मुगल सम्राट को अपना नेता माना और मुगल दरबार क्रांति का केंद्र बन गया। अभी तक भारतीयों की दृष्टि में अंग्रेज सैनिक अजेय समझे जाते थे, किंतु प्रथम अफ़गान युद्ध में अंग्रेज़ों की पराजय से भारतीयों के मन में उनकी अजेयता की जो छवि, अंग्रेज़ों की अजेयता की जो छवि थी, वह
खत्म होगी। इसी समय किसी ज्योतिषी ने यह भी भविष्यवाणी की कि भारत में अंग्रेजों का राज्य 100 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई थी और अब 1857 में 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। इससे क्रांति का उचित वातावरण तैयार हो गया। अब है प्रशासनिक कारण। अंग्रेजी प्रशासन ने प्रारंभ से ही भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीयों को अविश्वास की दृष्टि से देखता था और उसने भारतीयों को उच्च पदों से वंचित कर दिया। यद्यपि 1833 के चार्टर एक्ट में जाति एवं रंगभेद की नीति समाप्त कर कंपनी की सेवा में भारतीयों को लेने की घोषणा की गई थी, किंतु इस एक्ट की यह धारा वास्तव में कभी कार्यान्वित नहीं की गई। न्याय क्षेत्र में भी अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ समझे जाते थे। भारतीय जजों की अदालतों में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता था। अंग्रेज़ों ने जो विधि प्रणाली लागू की वह भारतीयों के लिए बिल्कुल नई थी। वे समझ नहीं पाते थे इस न्याय प्रणाली में अत्यधिक धन और समय नष्ट होता था और फिर भी अनिश्चितता बनी रहती थी। भू राजस्व प्रणाली को नियमित करने के नाम पर जमींदारों के पट्टों की छानबीन कराई गई तथा अनेक लोगों की जमीनें छीन ली गई। बम्बई के इमाम कमीशन ने लगभग 20,000 जागीर भूमि का अपहरण किया। बेंटिंक ने तो माफी की भूमि तक छीन ली। इससे कुलीन वर्ग को अपनी संपत्ति और आमदनी से हाथ धोना पड़ा। वे लोग जिनका समाज में बहुत सम्मान था वे दाने दाने को मोहताज हो गए। किसानों की दशा सुधारने के नाम पे भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई और प्रत्येक बार किसानों से पूर्व की अपेक्षा दुगना या इससे अधिक लगान वसूल किया गया। भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित होने के साथ ही प्रशासन में एक शक्तिशाली ब्रिटिश वर्ग का विकास हुआ। यह अधिकारी वर्ग अपने आप को भारतीय कर्मचारियों से पूरी तरह अलग रखता था और उन्हें हर तरह से अपमानित करता था। इतना ही नहीं, वे अंग्रेज़ों को भारतीयों से मिलने जुलने तक नहीं देते थे। इस प्रजाति विभेद की नीति से धीरे धीरे भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति रोष और असंतोष उत्पन्न होने लगा। अब हम आते हैं सामाजिक कारण पर। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के प्रयासों का भारतीय सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में प्राचीन काल से लोगों में आभार प्रदर्शन, कर्तव्य और पारस्परिक सहयोग की भावना थी, किंतु पाश्चात्य शिक्षा ने उसे नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय सामाजिक जीवन के मूल तत्व नष्ट हो गए। यद्यपि देश में समाज सुधार की आवश्यकता थी और जो सुधार किए गए वे भी भारतीयों के हित में थे, किंतु रूढ़िवादी भारतीयों के लिए अपने परंपरागत सामाजिक नियमों में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप असहनीय था। भारतीयों का विचार था कि अंग्रेज सामाजिक नियमों में हस्तक्षेप करके भारतीय सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। रेल, तार आदि के वैज्ञानिक प्रयोगों को भी अशिक्षित जनता नहीं समझ सकी और उसने इन्हें अपनी सभ्यता और धर्म पर प्रहार समझा। सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज़ों का भारतीयों के प्रति व्यवहार नितांत अपमानजनक था। भारतीय रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जिन होटलों का संचालन अंग्रेज़ करते थे उन पर लिखा होता था कुत्ते और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित। अंग्रेज़ों की मनोवृत्ति किस तरह की थी, इसका अनुमान आगरा के मजिस्ट्रेट के इस आदेश से लगाया जा सकता है।
जिसमें उसने कहा किसी भी कोटि के भारतीय के लिए कठोर सजाओं की व्यवस्था करके उसे विवश किया जाना चाहिए कि वह सड़क पर चलने वाले अंग्रेज़ को सलाम करे, और यदि भारतीय घोड़े पर हो या गाड़ी में हो तो उसे नीचे उतरकर आदर प्रदर्शित करते हुए उस समय तक खड़े रहना चाहिए जब तक अंग्रेज चला नहीं जाता। इस प्रकार से सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं जिससे अंग्रेज जो है सामाजिक दृष्टि से भारतीयों का अपमान करते थे। अंग्रेज़ों ने सुधारों के नाम पर अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार भी किया। अंग्रेजी स्कूल, अस्पताल, दफ्तर और सेना उनके ईसाई धर्म के प्रचार के केंद्र बन गए। भारतीयों को इससे यह विश्वास होने लगा कि अंग्रेज़ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को नष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। अतः भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और इस घृणा ने 1857 में विद्रोह का रूप धारण कर लिया। धार्मिक कारण भी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बने। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई। ब्रिटिश संसद में बोलते हुए मैगल्स ने कहा, परमात्मा ने भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को प्रदान किया है ताकि ईसाई धर्म पताका भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक लहरा सके। अंग्रेज़ों की इस नीति के अंतर्गत भारत में ईसाई प्रचारकों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई। ईसाई धर्म प्रचारक बड़े उद्दंड थे, खुले रूप से हिंदुओं के अवतारों और पैगंबरों को गालियां देते थे। सेना में ईसाई धर्म का विशेष रूप से प्रचार किया गया और इस कार्य के लिए लेफ्टिनेंट, पादरी, कर्नल, मिशनरी आदि नियुक्त किए जाते थे। इनका काम सेना में भारतीयों को ईसाई बनाना मात्र था। भारतीय सिपाहियों द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर पदोन्नति दी जाती थी। सरकारी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य थी। मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। फलस्वरूप मिशनरी स्कूलों में पढ़े भारतीय विद्यार्थी भारतीय धर्म की खुली आलोचना करते थे। इससे भारतीयों में यह विश्वास फैलने लग गया कि मिशनरी स्कूल भारतीयों को ईसाई बनाने के साधन हैं। उनके मन में भारतीयों के प्रति संदेह पैदा होने लगा। बेरोजगारों, अकाल पीड़ितों, कैदियों, विधवाओं और अनाथ बच्चों को तो बलपूर्वक ईसाई बना लिया जाता था और अन्य लोगों को भी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे। बेंटिंग के समय में तो धर्म परिवर्तन करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होने का नियम बना दिया गया। इससे लोगों की स्वेच्छा से ईसाई बनने के मार्ग में जो बाधा थी वो खत्म हो गई। लॉर्ड कैनिंग ने तो धर्म प्रचार के लिए लाखों रुपए दिए। जिन भारतीयों को कारावास की सज़ा होती थी वे जेल में अपने साथ जल पात्र ले जाते थे, क्योंकि वे किसी के छुए हुए जल को अपवित्र समझते थे। लेकिन सरकार ने जल पात्र ले जाने पर रोक लगा दी। इससे हिंदुओं को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज़ जो है उन्हें ईसाई बना रहे हैं। इसी संदेह के वातावरण में चर्बी वाले कारतूसों की घटना हुई, जिससे विद्रोहाग्नि प्रज्वलित हो उठी। आर्थिक कारण। अंग्रेज़ों ने जितना भारत का राजनीतिक शोषण किया उससे भी बढ़ के आर्थिक शोषण किया। प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में कुटीर उद्योगों का विनाश प्रारंभ हो गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन के निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाने से यह आर्थिक शोषण और तीव्र हो उठा। मुक्त व्यापार नीति से इंग्लैंड द्वारा निर्मित माल
अधिकाधिक मात्रा में भारत के बाज़ारों में आने लगा। परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग नष्ट हो गए। अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार, वाणिज्य और कुटीर उद्योग अपने नियंत्रण में ले लिए। अतः भारतीयों में निर्धनता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। भारत का अत्यधिक धन अब इंग्लैंड जाने लगा। किसानों के कल्याण के नाम पर भूव्यवस्था के संबंध में अब तक अनेक प्रयोग किए गए, किंतु प्रत्येक भूव्यवस्था में ब्रिटिश हितों का ही ध्यान रखा जाता था। उद्योग और व्यापार नष्ट होने से कारीगर बेरोजगार हो गए। वे कृषि पर निर्भर होने का प्रयास करने लगे, किंतु भूमि सीमित थी, इसलिए कृषि से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। भूमि संबंधी व्यवस्था व भूमि का अपहरण करने से किसान एवं मजदूर बेकार हो गए। उद्योग और व्यापार का विनाश होने से अनेक कारीगर बेकार हो गए और देशी राज्यों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर देने से अनेक सैनिक बेकार हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लाखों लोगों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा। फलस्वरूप अंग्रेज़ों से सैनिक और असैनिक दोनों ही रुष्ट हो गए। इन बेरोजगारों ने घूम घूम कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रचार किया तथा विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। अब हम देखते हैं सैनिक कारण। अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना की सहायता से ही भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित की थी। वेलेजली की सहायक प्रथा के फलस्वरूप कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की असाधारण वृद्धि हुई थी। 1856 में डलहौजी के जाने के समय कंपनी की सेना में 2.5 लाख से अधिक देशी और 45,000 से अधिक अंग्रेजी सैनिक थे। लेकिन अंग्रेजी सैनिकों का वितरण अनेक क्षेत्रों में ठीक नहीं था। अनेक क्षेत्र ऐसे थे जहां केवल देशी सैनिक थे और अंग्रेज सैनिक थे भी तो उनकी संख्या नगण्य थी। अधिकांश अंग्रेज सैनिक अधिकारियों को सीमांत प्रदेशों में एवं नए राज्यों में प्रशासनिक एवं सैनिक पदों पर भेज दिया गया था। कंपनी की इस दुर्बलता से भारतीय सैनिक परिचित थे। सेना में वेतन, भत्ते और पदोन्नति के संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी। एक साधारण भारतीय सैनिक का वेतन 7 या 8 रुपये मासिक होता था और इस वेतन में से ही उन्हें खाने का खर्च और वर्दी के पैसे देने पड़ते थे। इसलिए वेतन के दिन उन्हें 1 या 1.5 रुपया वेतन मिलता था। सेना में एक भारतीय सूबेदार का वेतन 35 रुपये मासिक होता था, जबकि अंग्रेज सूबेदार का वेतन 195 रुपये मासिक होता था। यद्यपि कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी, लेकिन सैनिक खर्च का आधे से अधिक भाग अंग्रेज सैनिकों पर खर्च किया जाता था। भारतीय सैनिकों के लिए पदोन्नति के अवसर भी नहीं के बराबर थे। यदि भारतीय सैनिक के लिए पदोन्नति का अवसर आता भी था तो उसे इनाम देकर सेना से अलग कर दिया जाता था। वस्तुतः अंग्रेज़ों को भारतीयों पर विश्वास ही नहीं था, इसलिए 1806 से 1855 के बीच भारतीय सैनिकों ने अनेक बार विद्रोह किए, किंतु इन सभी विद्रोहों को दबा दिया गया। कंपनी की सेना में अधिकांश सैनिक उच्च जाति के ब्राह्मण, जाट, राजपूत, पठान आदि थे। ये सभी कट्टर रूढ़िवादी थे और धर्म के नाम पर अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करना उनके लिए साधारण बात थी। अंग्रेज़ों द्वारा सेना में पाश्चात्य नियम लागू करते हुए सैनिकों को माला पहनने, तिलक लगाने की मनाही थी। मुसलमान सैनिक दाढ़ी नहीं रख सकते थे। भारतीय सैनिक विदेश जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे, अतः भारतीय सैनिकों ने विदेश जाने से इनकार कर दिया। इस पर लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पास किया, जिसके अनुसार भविष्य में भावी सैनिकों को कहीं भी भेजा जा सकता था।
एक अन्य घोषणा में यह कहा गया कि जो सैनिक विदेश नहीं जाएंगे उन्हें अवकाश प्राप्ति पर पेंशन नहीं मिलेगी। इससे भारतीय सेना में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि अंग्रेज़ उनके धर्म और रीति रिवाजों पर प्रहार कर उन्हें ईसाई बना रहे हैं। इससे सेना में अंग्रेज़ अधिकारियों के प्रति अविश्वास फैलने लगा। ऐसे वातावरण में चर्बी वाले कारतूसों से असंतोष रूपी बारूद के ढेर में विस्फोट हो गया और यह विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अब तक भारतीयों में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा था कि अंग्रेज़ भारतीय धर्म, रीति रिवाजों और संस्कारों को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे में ही चर्बी वाले कारतूसों की घटना हुई। ब्रिटेन में एक एनफील्ड राइफल का आविष्कार हुआ था, जिसमें एक विशेष प्रकार का कारतूस काम में लाया जाता था, जिसको चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। इस कारतूस को राइफल में डालने से पहले उसकी टोपी को मुंह से काटना पड़ता था। इस राइफल का प्रयोग भारत में प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात दमदम शस्त्रागार में एक दिन एक खलासी ने ब्राह्मण सैनिक के लोटे से पानी पीना चाहा, लेकिन उस ब्राह्मण ने उसे अपने धर्म के विरुद्ध मानकर इनकार कर दिया। इस पर खलासी ने व्यंग किया कि उसका धर्म तो नए कारतूसों के प्रयोग से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इससे सैनिक भड़क उठे और 26 फरवरी 1857 को बरहामपुर के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बाद में यद्यपि सैनिकों ने आज्ञा का पालन कर लिया, लेकिन केनिंग ने उस टुकड़ी को भंग कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। मंगल पांडे को बंदी बनाकर मौत की सजा दे दी गई। 2 मई 1857 को लखनऊ की अवध रेजिमेंट ने भी इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप अवध रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। इस तरह से धीरे धीरे यही जो हैं चर्बी वाले कारतूस, ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बने।